आइए फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। आज का जो चैप्टर है वो है भूकंप। देखते हैं कॉन्सेप्ट को, भूकंप। और ये सिस्टमेटिक जो क्लास चल रहा है इसका नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि ये जो क्लास है डेली चल रही है और डेली यूट्यूब पे जो फ्री क्लास चल रही है इससे आप बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो आइए हेडिंग दीजिए अर्थक्वेक सिस्टमेटिक, क्योंकि ये क्लास की तरह चलेगी इसलिए आप लोग पेशेंस से बैठे रहिए और समझते रहिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मेरा दावा है कि एक एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में जो अर्थक्वेक का है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है? भूकंप कहते हैं हमको। देखिए, अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक पृथ्वी पे अगर कहा जाता है कभी भी कोई इम्बैलेंस होता है तो भूकंप आता है। वैसे कहा जाता है भूकंप आने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक में हमने जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था उसमें आपको कहा था कि दो तरह की प्लेटें होती हैं, और वो जो प्लेटें हैं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, उनके मार्जिन पे अक्सर भूकंप आया करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक वे में देखना चाहते हैं तो आप प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर को देखिए, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। लेकिन यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ एक नया कॉन्सेप्ट से बताने जा रहा हूँ। तराजू देखा है आपने? तराजू, तराजू देखा है? देखिए, सपोज कीजिए आपके पास ये तराजू है। तराजू में दो पलड़े होते हैं, आप जानते हैं, एक पलड़ा ये और एक पलड़ा ये, दो पलड़े। सपोज कीजिए इस पलड़े पे 2000 किलोग्राम का वेट रखा हुआ है। सपोज कीजिए 2000 किलोग्राम का वेट रखा है और इस पलड़े पे भी 2000 किलोग्राम का वेट रखा हुआ है। सपोज कीजिए अगर मैं एक कंडीशन डाल दूं कि ये जो डंडी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक कंडीशन डालूं कि ये डंडी पीछे का बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नॉट कहाँ बांधेंगे आप? यानी ये जो बीच में रस्सी आप बांधते हैं वो कहाँ बांधेंगे आप? तो आप कहेंगे सर ये अगर 180 डिग्री में होनी चाहिए तो नॉट एकदम बीच में बांधेंगे, यहाँ पे बांधेंगे। लेकिन अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं और मैं कहूं कि इसमें से 500 किलोग्राम को माइनस कीजिए, 500 किलोग्राम को माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 किलोग्राम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर इधर 500 किलोग्राम को शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2500 किलोग्राम। हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 किलोग्राम। समझ गए? अब मुझे बताइए, अगर मैं कंडीशन फिर से वही रखूं, ये डंडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ना इधर झुकनी चाहिए ना इधर झुकनी चाहिए, तो आप नॉट किधर शिफ्ट करेंगे? ईस्ट में या वेस्ट में, यानी राइट में या लेफ्ट में? तो आप कहेंगे सर नॉट हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इधर खिसका देंगे, तो रस्सी ये जो डंडी है फिर से सीधी हो जाएगी। अब मुझे बताइए आपने नॉट को शिफ्ट क्यों किया? आपने नॉट को शिफ्ट क्यों किया? बैलेंस बनाने के लिए। और मैं कहूँ कि ये अगर 500 किलोग्राम जो इधर शिफ्ट किया फिर से मैं इधर ही डाल दूं तो आप फिर से यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप बैलेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक नया सेंटर जनरेट करते हैं, एक नया सेंटर जनरेट करते हैं। अब मैं कहूँ कि ये तराजू नहीं है, ये तराजू की डंडी नहीं है, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी क्रस्ट है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी क्रस्ट है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, सबसे बाहरी लेयर क्रस्ट है। और मैंने आपको कहा था कि इसी क्रस्ट के नीचे कौन सा चैम्बर पाया जाता है? इस क्रस्ट के नीचे कौन सा चैम्बर पाया जाता है? तो ये मैग्मा चैम्बर होता है। मैंने आपको कहा था कि ये इसके नीचे मैग्मा चैम्बर होता है। ये मैग्मा चैम्बर यानी मैग्मा पे ये फिसलती रहती है। ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है एक प्लेट के रूप में होती है जो मैग्मा के ऊपर फिसलती रहती है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि इस प्लेट के ऊपर, ये देखिए, इस प्लेट के ऊपर अगर मैं कहूँ कि महाद्वीप भी है और यहाँ से महासागर भी है, अगर मैं कहूँ कि ये महाद्वीप है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये महाद्वीप है और यहाँ से महासागर है, ये महासागर है, पानी है यहाँ,
तो ये दो तरह की प्लेट हो गई, ये दो तरह की प्लेट हो गई। अब सपोज कीजिए सपोज कीजिए मैंने कहा कि पृथ्वी लगातार ठंडी हो रही है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये महाद्वीपीय पार्ट है, और ये पार्ट क्या है, समुद्री पार्ट है। और मैंने कहा था कि पृथ्वी लगातार ठंडी हो रही है। अब पृथ्वी अगर लगातार ठंडी होगी, पृथ्वी अगर लगातार ठंडी होगी, तो मैंने कहा था कि ये जगह जगह से टूट गई है, ये फट गई है, ये जगह जगह से प्लेटें अलग अलग हो गई हैं। तो इन सब के बीच में दरार पैदा हो गया है। इन सब के बीच में क्या पैदा हो गया है, दरार पैदा हो गया है। देखते चलिए आप, दरार पैदा हो गया है, ये दरार पैदा हो गया, और ये अलग अलग प्लेट के रूप में बट गई है, अलग अलग प्लेट के रूप में बट गई है। अब जरा देखिए, सपोज कीजिए कि ये पहली प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इसमें महाद्वीप से यहां से नदियां निकल रही हैं, यहां से नदी निकल रही है। तो नदी अगर निकलेगी, मुझे बताइए, अगर ये नदी निकलेगी तो अपने साथ सिर्फ पानी ही ले जाएगी या मलबे को भी ले जाएगी? तो आप कहेंगे सर मलबे को भी ले जाएंगे, यानी इस चट्टान को काटेगी, इस चट्टान को काटेगी और यहाँ पे ले जाके शिफ्ट कर देगी, यानी यहाँ पे ले जाके शिफ्ट कर देगी, मलबा यहाँ डाल देगी। इसका मतलब है प्लेट में एक तरफ वेट लोड ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे वेट लोड ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, यानी इस पार्ट को काट दिया जा रहा है और इस पार्ट को काट के इधर जमा किया जा रहा है। तो इस प्लेट में इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। अब मुझे बताइए, अगर इस प्लेट का सेंट्रल पॉइंट ये है, प्लेट हम किसको कहते हैं, तो जहां दो दरार होते हैं उसके बीच वाले भाग को प्लेट कहते हैं, यानी प्लेट की संख्या कई सारी है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो बीच वाला भाग है ये बैलेंसिंग पॉइंट है और इधर लोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका दो क्रैक्स है, एक क्रैक्स है बी और एक क्रैक्स है ए, एक दरार ये, एक दरार ये। तो मुझे बताइए, प्लेट अगर बैलेंस होगी तो कहाँ होगी, प्लेट अगर बैलेंस होगी तो कहाँ होगी, ए मार्जिन पे होगी या बी मार्जिन पे? तो आप कहेंगे सर इधर धंसेगी प्लेट और अपने आप को बैलेंस करेगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्लेट के नीचे ये जो रीजन है ये क्या है, मैग्मा का रीजन है। प्लेट मैग्मा में अपने आप को बैलेंस करेगी, तो मैग्मा में अगर अपने आप को बैलेंस करेगी, इसका मतलब है मास लेवल पे एनर्जी को रिलीज करेगी। समझ रहे हैं, मास लेवल पे एनर्जी को क्या करेगी, रिलीज करेगी। इसका मतलब है कि एक नीचे एक सेंटर बनेगा जहां से मास लेवल से एनर्जी रिलीज होता है, मास लेवल से। तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, तो जहां से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई उसी को हम कहते हैं फोकस। याद रखिएगा, जो बिल्कुल दरार के नीचे होता है, यानी ये जो दरार है इसको हम अर्थक्वेक फॉल्ट कहते हैं, अर्थक्वेक फॉल्ट कहते हैं। अर्थक्वेक भूकंपीय दरार कहते हैं इसको, और उसी के जस्ट नीचे भूकंप मूल होता है, भूकंप मूल अथवा फोकस होता है। इसी भूकंपीय मूल को हम इनिशियल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र, अगर आपसे पूछा जाए भूकंप उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है, तो भूकंप उद्गम केंद्र को हम कहते हैं फोकस, भूकंप उद्गम केंद्र को फोकस कहते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे पृथ्वी में बैलेंसिंग प्रोसेस चलता रहता है। जैसे सपोज कीजिए कहीं डैम बनाते हैं, कहीं रिवर के बेसिन एरिया में लोड बहुत ज़्यादा पानी का कर देते हैं, तो वहाँ भी इम्बैलेंस होता है। नदियाँ काट के पर्वतों को मैदान बना देती है, तो हजारों साल में ये इम्बैलेंसिंग प्रोसेस चलता रहता है और पृथ्वी अपने आप को फिर से बैलेंस करने के लिए अंदर के मैग्मा की एनर्जी को बाहर रिलीज करती है और एडजस्ट हो जाती है। और जहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू होता है
उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फोकस किसको कहते हैं। तो फोकस होता है जो जहां से भूकंप का उद्गम होना शुरू होता है, वैसे जगह को हम फोकस कहते हैं। अब जरा देखिए क्या है। अब हम आपको एक दूसरे फिगर पे ले चलते हैं। दूसरे फिगर पे आपको ले चलते हैं। सपोज कीजिए ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के जस्ट नीचे यहां पे फोकस बना। सपोज कीजिए ये बना फोकस, फोकस, और यहां से एनर्जी निकलनी शुरू होती है। कौन सी एनर्जी? तो पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है वो बाहर आती है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं कौन सा वेव्स? तो याद रखिएगा, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, समझ गए? तो ये सिस्मिक वेव्स होता है जिसको हम कहते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। अब कहा जाता है कि भूकंपीय तरंगों को एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखा जाता है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ कुछ नहीं होता, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेड के बगल में एक हार्ट चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल वही समझ लीजिए एक सिस्मोग्राफ है, जिसमें कई सारी वेव्स को हमने नोट किया और देखा कि बहुत सारी वेव्स हैं जो अपने नेचर में थोड़ी सी अलग है। अब उन सारे वेव्स को हमने भूकंपीय तरंग, तो भूकंपीय तरंग में बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, और एनर्जी का जो रूप है वो कई तरह का है, खासकर 3 तरह का ये एनर्जी का रूप है। आइए देखते हैं ये 3 तरह की भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिस्मिक वेव्स। अगर यहाँ से निकलता है, फोकस से निकलता है कोई भी सिस्मिक वेव्स, जिसमें पी वेव्स, एस वेव और एल वेव, ये 3 वेव्स होती हैं। पी वेव्स, याद रखिएगा, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग कहते हैं। एस वेव को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। और एल वेव्स को हम लव वेव्स या लॉन्ग वेव्स या सरफेस वेव कह सकते हैं। लव का मतलब लव तरंग, लव तरंग। लॉन्ग वेव्स का मतलब लंबी तरंग। सरफेस वेव्स का मतलब सतही तरंग। तो ये 3 वेव्स है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि ये वेव्स का क्या क्या नेचर है, इसको हम समझते हैं। इस वेव्स का क्या क्या नेचर है, इसको समझते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए ये पृथ्वी है, और सपोज कीजिए पृथ्वी में यहाँ पे फोकस बनता है। सपोज कीजिए ये फोकस बनता है, फोकस बनता है, और यहाँ से सभी दिशाओं में वेव्स निकलनी शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहले वेव्स यही फोकस से निकलती है, जिसको हम कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र। यहीं से निकलती है, इसी फोकस से निकलती है। पृथ्वी में नीचे की तरफ भी जाती है और ऊपर की तरफ भी जाती है। तो मैंने आपको कहा कि ये जो वेव्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। तो पहला वेव्स मैंने कहा कौन सी वेव्स है? तो पी वेव्स है। पहली वेव्स पी वेव्स है। देखिए, पी वेव्स, ये जो पी वेव्स है मैंने पहले ही कहा प्राइमरी वेव्स कहलाती है, प्राथमिक तरंग। प्राइमरी वेव्स कहलाती है, यानी प्राथमिक तरंग कहलाती है। प्राइमरी वेव्स क्यों कहलाती है प्राथमिक तरंग? क्योंकि फोकस से सबसे पहले यही वेव्स निकलती है चारों तरफ, पी वेव्स। ये जो देख रहे हैं पी वेव्स, ये फोकस में चारों तरफ निकलती है और पृथ्वी में नीचे की तरफ भी जाती है। अब नीचे की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि ये जो वेव्स है ना, सॉलिड में भी जाती है, लिक्विड में भी जाती है और गैस में भी चल सकती है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ट्रैवल इन तीनों मीडियम में कर सकती है। अब जरा देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि ये जो पार्ट है पृथ्वी का, ये जो पार्ट है ये कोर है। कोर में 2 मीडियम है। एक मीडियम है जो
बिल्कुल सॉलिड अवस्था में है। मैंने बताया था कि ये जो मीडियम है ये बिल्कुल सॉलिड अवस्था में है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, जो इनर कोर है, पृथ्वी का आंतरिक कोर, ये बिल्कुल सॉलिड अवस्था में है, हाई टेम्परेचर में है। लेकिन इससे बाहर ये जो पार्ट है ये लिक्विड अवस्था में है। यानी कोर में दो मीडियम है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो याद रखिएगा, ये आउटर कोर है जो लिक्विड है और इनर कोर जो है ये सॉलिड है। तो ये वाला पार्ट जो है ये लिक्विड पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है ये सॉलिड पार्ट है, इनर कोर यानी आंतरिक कोर। और ये जो पार्ट है मेंटल है, ये सॉलिड पार्ट है। तो इसका मतलब जरा देखिए, अगर पी वेव्स निकलेगी तो तीनों ही लेयर में क्रॉस हो सकती है। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाएगी, इसका मतलब अब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो थोड़ी डेविएट हो जाती है। फिर लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, फिर डेविएट होती है। फिर सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, फिर डेविएट होगी। और लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो फिर डेविएट होगी। और ये अगर ये फोकस है तो इसके 143 डिग्री पे निकलती है अपोजिट साइड में। और इधर भी अगर ये पी वेव्स है तो नीचे जा रही है, डेविएट होगी, मीडियम चेंज होगा, डेविएट होगी, मीडियम चेंज होगा, डेविएट होगी, मीडियम चेंज होगा, डेविएट होगी। और ये 143 डिग्री पे जस्ट अपोजिट साइड में निकलती है, याद रखिएगा। तो प्राइमरी वेव्स है। दूसरा मैं आपको कह दूं कि ये जो वेव्स है, ये वेव्स एक ऐसी वेव्स है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, स्पीड सबसे ज़्यादा है, स्पीड इसकी मैक्सिमम होती है। अब कितनी होती है? तो 8.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये चलती है। यह एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग इसको कह सकते हैं। यानी इसका जो चलने का स्टाइल है एक साउंड वेव्स की तरह है, इसलिए हम इसे साउंड वेव भी कहते हैं। यह एक ध्वनि तरंग के समान चलती है। अब ध्वनि की स्पीड मुझे बताइए कहाँ ज़्यादा होता है, सॉलिड में या गैस में? तो आप कहेंगे कि सॉलिड में ज़्यादा होता है। तो मुझे बताइए, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? डेंसिटी अगर बढ़ती है मीडियम की तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहेंगे सर डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो साउंड की स्पीड स्टील में ज़्यादा होगी या वाटर में ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे स्टील में ज़्यादा होगी। अगर स्पेस में ले जाएं तो साउंड वेव काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड वेव है, धरती में जैसे जैसे गहराई में जाएगी तो डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ होगी, क्रस्ट में होगी या कोर में होगी? तो सबसे कम डेंसिटी इसकी क्रस्ट में होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वहाँ पे कम है। कोर में डेंसिटी ज़्यादा है, 13 है, इसलिए वहाँ पे इसकी स्पीड 15 हो जाएगी। तो ये वेरी करती है, 8.5 से 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये चलती है। तो ये है पी वेव्स। अब मुझे बताइए, अगर ये पी वेव्स निकलने की कोशिश करे तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे? तो ये पहुंचेगा ए पॉइंट पे। तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो फोकस का कहलाता है ईपी सेंटर कहलाता है, अधिकेंद्र, याद रखिएगा। तो ईपी सेंटर फोकस से कितने डिग्री ऊपर होता है? अधिकेंद्र कितने डिग्री ऊपर होगा? तो ये अधिकेंद्र 90 डिग्री ऊपर होता है। किसके? फोकस के जस्ट अबव होता है। तो याद रखिएगा, ईपी सेंटर पे मानव को सबसे पहले भूकंप का झटका महसूस होता है। समझ गए? तो ईपी सेंटर पे मानव को सबसे पहले भूकंप का झटका महसूस होता है। कहाँ होता है महसूस? तो ईपी सेंटर पे सबसे पहले भूकंप का झटका, क्योंकि यह नियरेस्ट पॉइंट है फोकस से। भाई फोकस तो सोर्स हो गया एनर्जी का, वहीं से एनर्जी आ रही है, लेकिन ईपी सेंटर पे, समझ रहे हैं ना, ईपी सेंटर पे सबसे पहले झटका लग रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं, कि ठीक है, एस वेव है, एस वेव के बाद कौन सी वेव? तो एस वेव के बाद हम आते हैं, सॉरी पी वेव के बाद हम आते हैं एस वेव पे। इस एस वेव को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव। क्यों कहते हैं सेकेंडरी वेव? तो देखिए, ये पी के बाद निकलती है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो ये पी के बाद निकल रही है।
पी के बाद निकल रही है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, लेकिन सीमित है, ये नीचे लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाती है। याद रखिएगा, ये लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाती है और ये 103 डिग्री पे निकलती है अपोजिट साइड में, क्योंकि कोर में ये क्रॉस नहीं कर पाते। समझ गए? तो सेकेंडरी वेव्स का एक फीचर है कि डज नॉट ट्रेवल इन लिक्विड मीडियम। ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है। क्यों? लिक्विड में अगर ट्रेवल नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है कि ये कोर में नहीं जाएगी, ये कोर में जा ही नहीं सकती है और डेविएट हो जाएगी, डेविएट हो जाती है। तो जैसे ही ये लिक्विड में जाएगी ये डिसअपियर हो जाती है। तो सिस्मोग्राफ को पता चल जाता है कि यहाँ पे ये लिक्विड लेयर है, इस गहराई से ये डेविएट हो रही है, यहाँ पे लिक्विड आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजर सोर्स पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का सबसे अच्छी वेव्स कौन सी है, तो सबसे अच्छी वेव्स है एस वेव्स, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस लेयर में सबसे अच्छा ये पहचान करती है। तो इट इज द मेजर सोर्स फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भागों की सबसे सही जानकारी देने वाली वेव्स कौन सी वेव्स है? एस वेव्स है। अब इसकी स्पीड पे बात करते हैं। स्पीड, इसकी स्पीड पी वेव से जस्ट आधी होती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 8.5 या 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी ये एस वेव इसकी जस्ट आधी होती है, एस वेव। और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी ये वाटर वेव्स के समान होती है, जल तरंग के समान। वाटर वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। देखिए इसका चलने का जो स्पीड है ये ऐसे है, जैसे आप समुद्री लहरों को देखते हैं, एक सिरा ऊपर उठता है नीचे गिर जाता है, ऊपर उठता है नीचे गिर जाता है। इन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये एस वेव है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एस वेव और पी वेव्स के बीच का जो रीजन है, ये रीजन देख रहे हैं ना, ये रीजन, तो यहाँ पे अगर कोई देश है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई देश है 103 से 143 के बीच में, तो यहाँ वाले भूकंप को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी सिस्मोग्राफ अगर लगा दें, यहाँ पे कोई भी सिस्मोग्राफ लगा दें, तो उस सिस्मोग्राफ द्वारा यहाँ के भूकंप को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है 103 से 143 डिग्री, किताबों में कभी कभी 102 या 142 भी कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन। क्या कह सकते हैं इसको? अर्थक्वेक शैडो जोन या भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र। समझ गए? तो ये भूकंप छाया क्षेत्र होता है। तो 103 से 143 के बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक शैडो जोन। तो इतना समझ रहे होंगे आप, अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं इसको। अब आइए जरा एल वेव्स की बात करते हैं। एल वेव्स का क्या फीचर्स है उसको देखते हैं। एल वेव्स, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, यहीं पे हम एल वेव्स को आपको दिखाते हैं। देखिए एल वेव्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये एल वेव्स, देखिए एल वेव्स यहाँ लिख देते हैं, या फिर देखिए इसको यहाँ से अलग कर दीजिए, यहाँ पे मैं एल वेव्स लिख देता हूँ, एल वेव्स। तो एल वेव्स को सबसे पहले किस नाम से जानते हैं? लव वेव्स कहते हैं इसको, सरफेस वेव कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं इसको, और इसको हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, लॉन्ग वेव्स। समझ गए? लॉन्ग वेव्स कहते हैं। तो ये एल तरंग फोकस से नहीं निकलती है, फोकस से सिर्फ दो ही तरंग निकलती है, पी निकलती है, नहीं तो कौन निकलता है? एस निकलता है। जब ये पी और एस ऊपर जाती है तब ये चेंज हो जाती है सरफेस पे एल वेव्स में। तो सरफेस पे कौन सी तरंग दौड़ती है? एल वेव्स। क्यों दौड़ती है? क्योंकि एल वेव्स वहीं चल सकती है जहां
जहां मीडियम की डेंसिटी बहुत कम होगी। तो आप अर्थ में बताइए सबसे कम डेंसिटी कहाँ होती है, ऊपर या नीचे? तो सबसे कम डेंसिटी होती है कहाँ? सबसे कम डेंसिटी कहाँ होती है? तो सबसे कम डेंसिटी होती है आउटर क्रस्ट में। तो ये आउटर क्रस्ट में बहुत एक्टिव हो जाती है। तो जैसे जैसे पी और एस ऊपर पहुंचती है वैसे वैसे वो कमजोर हो जाती है और एल वेव स्ट्रांग हो जाती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली वेव्स कौन सी है? तो यही है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मोस्ट डेंजरस वेव। ये जो वेव्स है ना, सबसे खतरनाक वेव्स, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। तो भूकंप आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किस वेव से होता है? तो एल वेव से होता है। तो अगर आप ईपी सेंटर पे हैं, मान लीजिए यहाँ ईपी सेंटर है, तो ये ईपी सेंटर पे आप नहीं हैं और आप यहाँ हैं, तो आपको भी भूकंप का झटका अगर लग रहा है तो कौन सी वेव्स के सहारे? तो एल वेव्स के सहारे लग रहा है। अब अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति अगर यहीं पे है, बिल्कुल ईपी सेंटर पे ही अपना घर बनाए हुए है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति अगर ईपी सेंटर पे ही घर बनाए हुए है, तो उसका घर आबाद होगा या बर्बाद होगा? आप बताइए क्या होगा, आबाद होगा या बर्बाद होगा? वो आबाद होगा या बर्बाद होगा? तो आप कहेंगे सर बर्बाद हो जाएगा, और मैं कहूंगा कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो अभी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले देखिए एल वेव्स की जो स्पीड है ये सबसे कम होती है, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है, और ये आउटर क्रस्ट में ही चलती है। आउटर क्रस्ट का मतलब बाहरी भू प्रॉपर्टी में ही चलेगी। तो एल वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स का फीचर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे ईपी सेंटर पे ही, जस्ट यहाँ ईपी सेंटर पे ही, यहाँ पे ही अगर आप ऊपर खड़े होते हैं यहाँ पे ईपी सेंटर पे ही, तो भूकंप आने के बाद आपके साथ क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा आपके साथ। पहले मुझे बताइए, पानी में कंकर मारा है? पानी में कंकर क्यों मारा है? क्यों मारा है? मजा आता है? क्यों मारते हैं आप पानी में कंकर? हाँ? तो जब पानी में आप कंकर मारते हैं तो वहां मुझे बताइए क्या बनता है? वहां पे रिपल्स बनते हैं ना। जरा देखिए मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट पेज पे। जब आप पानी में कंकर मारते हैं, सपोज कीजिए यहां पे पानी में आपने कंकर मारा, तो चारों तरफ क्या बनता है? चारों तरफ क्या बन रहा है? रिपल्स बन रहे हैं, वाइब्रेशन एक सर्कल में हो रहा है। पानी में कंकर आपने मारा तो ये चारों तरफ क्या बन रहा है? रिपल्स बन रहा है, रिपल्स बन रहा है। अब मुझे बताइए, जब यहाँ पानी में कंकर कंकर मारा आपने, तो ये जो रिपल्स बना ये गोल गोल क्यों बना? ट्रायंगल क्यों नहीं बना? अंडा क्यों नहीं बना? गोल ही क्यों बना? बताइए मुझे, क्यों गोल गोल ही क्यों बन रहा है? तो जब आप पानी में कंकर मारते हैं, जब भी आप पानी में कंकर मारते हैं, तो जो एनर्जी की स्पीड है वाटर में जो दौड़ेगी वो कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि पानी में हर जगह डेंसिटी क्या है? इक्वल है। तो वेव्स की स्पीड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जहां फोर्स किया सेंटर में, वहां से चारों तरफ एनर्जी दौड़ी तो इक्वल स्पीड से दौड़ी। क्योंकि एनर्जी की स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और वहां पे यानी वाटर में हर जगह डेंसिटी एक है, तो सर्कल ही बनाती है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि ये ईपी सेंटर है, ये ईपी सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका घर है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सपोज कीजिए मैं खड़ा हूँ धरती के नीचे और फोकस में खड़ा हूँ, और मैं पी वेव्स हूँ। अगर मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊँगा तो पृथ्वी की डेंसिटी कम हो रही है, और डेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? डेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं कमजोर हो रहा हूं। अब यहां से एल वेव्स स्ट्रांग हो रहा है। तो एल वेव्स स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि एग्जैक्ट जो पॉइंट है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछने के लिए बनाया जाता है, यहां पे एग्जैक्ट अटैक नहीं होता है। तो अगर मीडिया ये भी चर्चा कर रही है कि भूकंप आया और 7.9 इंटेंसिटी रही, तो ईपी सेंटर की रही या फर्स्ट सर्कल की रही? तो फर्स्ट सर्कल की रहती है। तो 7.9 अगर फर्स्ट सर्कल की है, तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे इंटेंसिटी कम होगी। यहाँ पे 6.9, यहाँ पे हो जाएगी 5.9, यहाँ पे हो जाएगी 4.9, यहाँ पे 3.9।
तो जैसे जैसे आप सर्कल से बाहर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति यहां पे रहता है, आपके चाचा रहते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ आपके मामा रहते हैं, यहाँ पे आपका एक दोस्त रहता है, यहाँ पे आपका अपना कोई रिलेशन में, ये सारे अपने लोग हैं। अगर ये सर्कल है 4.9 का, तो इन सभी घरों में जो भूकंप आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 4.9। तो मैप में ऐसे जगहों को मिला दीजिए जहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी समान आई है, समान आई है। तो वैसे जगह को हम कहते हैं आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल लाइन। याद रखिएगा कौन सी लाइन? आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन। तो आइसोसिस्मल लाइन क्या हुआ? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल सिस्मिक इंटेंसिटी जोन, यानी आइसोसिस्मल। समझ गए? तो ये जो आइसोसिस्मल लाइन बनेगा ये एक रेखीय बनेगा, एक लीनियर लाइन बनेगा, या एक सर्कुलर लाइन बनेगा? तो आप कहेंगे आइसोसिस्मल लाइन जब भी बनेगा एक सर्कल में बनेगा। इसी तरह का एक लाइन है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आप हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे एक दोस्त है आपका, इसने कहा कि जब भूकंप आया तो 10:10 हुए थे। यहाँ भी एक दोस्त आपको बता रहा है 10:10 हुए थे। यहाँ भी एक दोस्त है वो भी बता रहा है कि 10:10 पे ही भूकंप आया। तो वैसे जगहों को मिला दीजिए जहाँ पे भूकंप का समय समान है, वैसे जगहों को हम कहते हैं होमोसिस्मल लाइन। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन या रेखा। समझ गए? तो समान भूकंपीय समय को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन है। अब मुझे बताइए दोनों ये जो आइसोसिस्मल लाइन और होमोसिस्मल लाइन दोनों एक ही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा? नहीं, एक ही होगा। नहीं, अलग अलग होगा। क्या होगा बताइए मुझे? अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग? तो देखिए कहा जाता है कि जो एनर्जी है उसकी स्पीड किस चीज पे डिपेंड है? डेंसिटी ऑफ द रॉक्स। और हर जगह रॉक्स की डेंसिटी अलग अलग है। इसका मतलब है समय भी थोड़ा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो कहा जाता है रॉक्स की डेंसिटी के अनुसार से जहां पे सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है वहीं सेम टाइम पे नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आइसोसिस्मल लाइन और होमोसिस्मल लाइन थोड़ा सा अलग बनता है। अब कहा जाता है इंटेंसिटी क्या होता है? समझ गए? इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने दो स्केल सामान्यतः बनाए हैं, एक रिक्टर स्केल, एक मर्केली स्केल। देखिए कौन सा स्केल है ये। तो स्केल पे आइए। सबसे पहले हम स्केल की बात करते हैं तो दो स्केल है। पहला जो स्केल है इसको हमने कहा है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। देखिए रिक्टर एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1935 में एक स्केल की खोज की जो बेस्ट था किस पे? लॉगारिथमिक पे। इसको हम लॉगारिथमिक स्केल कहते हैं। क्यों? लॉगारिथमिक स्केल क्या होता है? क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए कहा जाता है रिक्टर स्केल में किस चीज की इंटेंसिटी बताई गई है? किस चीज की इंटेंसिटी बताई गई है? तो इसमें एनर्जी की मात्रा कितनी निकलती है उसकी इंटेंसिटी बताई गई है। सपोज कीजिए अगर 1 टन जूल एनर्जी पृथ्वी ने छोड़ा और फिर 10 टन छोड़ दिया, इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो एनर्जी की कितनी मात्रा बाहर छोड़ी गई है उसी की इंटेंसिटी बताता है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? क्या होता है एनर्जी का यूनिट? ये जूल होता है। कितनी टन जूल एनर्जी निकली है। सपोज कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि रिक्टर स्केल कितने यूनिट्स में है, तो 1 से 9 यूनिट्स में इसे बांटा गया। इसका मतलब टोटल यूनिट्स कितने हैं? 10 यूनिट्स हैं इसमें। 10 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? रिक्टर स्केल में 10 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 10 यूनिट्स। तो इसमें कहा जाता है प्रत्येक यूनिट्स अपने पहले वाले यूनिट्स का 10 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। समझ गए?
10 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। सपोज कीजिए 1 इंटेंसिटी का भूकंप आया और 10 कैलोरी या फिर जूल एनर्जी निकली, तो सेकेंड वाले में 100 निकलेगी, थर्ड वाले में 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़। यानी पहले वाले यूनिट्स से अगला यूनिट्स 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और लॉगरिथमिक स्केल क्या है? तो 10 गुना इंक्रीज करके ये टेबल दिखाया जाता है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। तो लॉगरिथमिक टेबल में 10 गुने का अंतर होता है, इसलिए इसको रिक्टर स्केल को लॉगरिथमिक स्केल भी कहते हैं। तो ये इंटेंसिटी किस चीज़ की है? ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की है, यानी ये क्वांटिटेटिव स्केल है। क्वांटिटेटिव स्केल याद रखिएगा, कौन सा स्केल है ये? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक स्केल है। किसकी मात्रा है? ऊर्जा की मात्रा को बताता है। दूसरा स्केल देखिए कौन सा है? दूसरा स्केल देखिए, तो बी, ए वहां है, बी यहां पे हम आपको बताते हैं। दूसरा है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, तो मर्केली स्केल क्या है? ये विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन रीजनल लेवल पे इसको अत्यधिक मान्यता दिया गया है। ये है क्या? तो ये बताता है जब भूकंप आया तो भूकंप से कितना लोग प्रभावित हुए, जान माल का कितना नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ। तो मर्केली स्केल योजना आयोग द्वारा इसी को मान्यता मिला हुआ है। इस मर्केली स्केल से ये पता चलता है कि जिस रीजन में भूकंप आया उस रीजन में कितने लोग प्रभावित हुए, कितने पुल गिर गए, कितने मकान गिर गए, कितने पशु मर गए, यानी इकोनॉमिक डिवास्टेशन कितना हुआ, ताकि हम प्लानिंग बना सकें, हम उस रीजन के लिए काम कर सकें। तो ये जो रीजन है, ये जो मर्केली स्केल है, ये मर्केली स्केल 1 से 12 यूनिट्स का मेजरमेंट करता है, 1 से 12 यूनिट्स तक। और इसमें भी हर यूनिट्स अपने पिछले यूनिट्स का 10 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, यानी इफेक्टिव होता है। तो मर्केली स्केल देश के लेवल पे, एक छोटे देश के लेवल पे, रीजनल लेवल पे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, और रिक्टर स्केल इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो ये था आपका भूकंप का चैप्टर। और प्लेट टेक्टोनिक में हमने आपको बताया था कि भूकंप जो इंडिया में आता है उसमें कितने जोन में आता है। तो हमारे इंडिया में भूकंपीय जोन कितने हैं? 4 हैं। पहले 5 थे, अब 4 हैं। यानी फर्स्ट वाले को हटा दिया गया है, सेकेंड में ही मिला दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये भूकंप का चैप्टर जो भी चीज़ हमने बताया उसको राइट डाउन कीजिए, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही अगर आप करेंगे तब भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताता हूँ और कॉन्सेप्चुअल हूँ। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।